नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम कुमार गौरव सर के द्वारा ली जाने वाली यूपी पुलिस ब्रह्मास्त्र की क्लास का रिवीजन करेंगे, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इस एक ही क्लास में आपका जीके जीएस के पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और यह क्लास एक रिवीजन के रूप में होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस देश की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है। यूक्रेन इसकी राजधानी कीव है और रेबिनिया इसकी मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टंका इसकी मुद्रा है। म्यांमार इसकी राजधानी नापिता है और इसकी मुद्रा क्याथ है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी न्यूगलड्रम इसकी राजधानी है। इसे क्या थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। और म्यांमार को क्या गोल्डन पेगोडा कहा जाता है। चीन बीजिंग इसकी राजधानी, रेमेनबी या युआन इसकी मुद्रा। मलेशिया कुआलालंपुर इसकी राजधानी, रिंगित इसकी मुद्रा। दक्षिण कोरिया सियोल इसकी राजधानी, वॉन इसकी मुद्रा। इथोपिया अदिस अबाबा इसकी राजधानी और बर्र इसकी मुद्रा है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? यह अदिस अबाबा में ही स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमजाउंटेन, और रैंड इसकी मुद्रा है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, इसकी मुद्रा है बोलीवर। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, क्रोन यहाँ की मुद्रा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और बहात यहाँ की मुद्रा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी और दिरहम यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को और रूबल इसकी मुद्रा है। वियतनाम की राजधानी हनोई और डोंग इसकी मुद्रा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसकी राजधानी लीरा है। तो ये प्रमुख राजधानियाँ और मुद्रा, इन पे हमने चर्चा की। अगला है शास्त्रीय नृत्य आएंगे इसमें। अगला टॉपिक शास्त्रीय नृत्यों का रहेगा। जो कल्याणी अम्मा, ये किससे? मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। रुक्मणी देवी अरुंडेल और विजयंती माला, ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पाणिग्रह, ये दोनों उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और ये पखावज वादन से संबंधित है। झापेरी बहनें, ये मणिपुर से संबंधित है। सितारा देवी ये कथक से संबंधित है और ये उत्तर भारत में होता है कथक शास्त्रीय नृत्य। शंकर देव जो सत्रिया नृत्य से संबंधित है और सत्रिया नवतम शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 2000 में शामिल किया गया है। अगर हम देखें सितारा देवी के अतिरिक्त कथक के कौन कौन से और कलाकार हैं, तो अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, बिदादीन और कालका प्रसाद, ये भी किससे संबंधित है? कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कनक रेले, यह मोहिनीअट्टम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आयोजित होता है मुख्य रूप से। अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर, लखनऊ और बनारस ये विशेष शहर है। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। सतरिया असम का क्लासिकल नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यह दोनों शास्त्रीय नृत्य करती है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये शिक्षा को मूल अधिकार देने के लिए किया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया था। ठीक है, कब संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में। अगर आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो ये कब आया था? 2009 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है और इसी के द्वारा मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और 3 शब्दों को जोड़ा गया है: अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। कितने शब्द? 3। अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। भाग 4A के अंदर हम देखें तो आर्टिकल 51A में हमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। भाग 4A के 51A में हमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लागू हुआ था और 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, जिसमें जो पालक है, जो माता पिता है बच्चों के, उन्हें 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए कहा गया है।
51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और ये मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल का आकार 15% से अधिक नहीं होगा, अर्थात जितनी सीटें हैं उसका 15% ही मंत्री बनाए जा सकेंगे। नवीनतम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है? 106वां संविधान संशोधन हुआ है, जो किससे संबंधित है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। इसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 106वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किया और ये लागू हुआ? तो 29 सितंबर 2023 को यह लागू हुआ। और किस क्रमांक का बिल था ये? तो 128वें क्रमांक का बिल था। 106वें नंबर का संविधान संशोधन और बिल कौन से? 128वें क्रमांक का था। और जो अर्जुन मेघवाल जी है, इनके द्वारा इसे संसद में लाया गया था। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण इसमें किया गया है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुसूची 10 ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई है। 89वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है 338A में। अब हम मापन और उनके यंत्र देखेंगे। ऊंचाई का मापन किसके द्वारा होता है? अल्टीमीटर के द्वारा। गहराई फेदोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, रक्तदाब स्फिग्नोमेनोमीटर, बेरोमीटर दाब, पायरोमीटर से अधिक तापमान का मापन होता है। ईसीजी ये कार्डियो अर्थात जो हृदय की धड़कन का मापन के लिए क्या हुआ था? ईसीजी। और ईईजी इंसेफेलिनो इसमें मस्तिष्क की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केस्कोग्राफ पौधे की गति का मापन किससे होता है? केस्कोग्राफ से। और इसके आविष्कारक कौन थे? जगदीश चंद्र बसु थे, जो कि भारत से संबंधित थे। सिस्मोग्राफ ये किसके? भूकंप के मापन के लिए प्रयोग में किया जाने वाला यंत्र है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे वस्तु एवं सेवा कर भी कहा जाता है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। यह कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? लगे किसी और पर और भुगतान कोई और करे। अर्थात कंपनी ने माल बनाया, वहाँ से दुकानदार ने खरीदा, दुकानदार ने टैक्स दिया कंपनी वाले को, कंपनी वाले ने दिया सरकार को, और जो ये दुकान वाला ये हमें प्रोडक्ट देगा तो इस टैक्स का भुगतान हम करेंगे। अर्थात टैक्स तो कंपनी के ऊपर लगा था, लेकिन दुकानदार ने दिया, और फिर दुकानदार ने दिया टैक्स तो ये हमें देना पड़ा। अर्थात लगा कंपनी पे और देना हमें पड़ा। इसे क्या? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अनुच्छेद 246A, इसके तहत संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया आर्टिकल 246A में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए। और कौन से क्रमांक का बिल था? तो 122वें क्रमांक का यह बिल था। जीएसटी बिल पास करने वाला प्रथम राज्य कौन था? असम। और अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर, जहां पर 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन है विश्व में? तो यह फ्रांस है। 1954 में यह लागू हुआ था। और यहाँ इसे मूल्य संवर्धन टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स कहा जाता है। भारत ने कनाडा से जीएसटी लिया है। जो हमारे यहाँ जीएसटी का मॉडल लागू है, यह हमने कनाडा से लिया है। और किस समिति की सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया है। और 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे हमारे? तो विजय केलकर जी हमारे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 13वां वित्त आयोग विजय केलकर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह NK सिंह हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। असीम दास गुप्ता समिति भी जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी दर निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। और इसका वर्णन 279 आर्टिकल 279 में इसका वर्णन है। दर, अगर हम ब्याज दर कौन कौन सी है? तो 0%। टैक्स की दर कौन कौन सी है? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। मादक पदार्थ, पेट्रोलियम, रियल इस्टेट और शराब ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होते हैं। और वर्तमान में निर्मला जी सीतारमण है। जीएसटी काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अरुण जी जेटली थे, स्वर्गीय अरुण जी जेटली। इसमें कुल 33 सदस्य शामिल होते हैं। और जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर भी
कहा जाता है। अगर हम देखिए कुछ आर्टिकल आपातकाल की बात करें तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ऐसे कौन से मूल अधिकार है जिन पर आपातकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो आर्टिकल 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिन पर आपातकाल में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये मूल अधिकार आपको सदैव प्राप्त रहेंगे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात आपको अपराध के लिए एक बार सजा दी जा सकेगी और आपको अपनी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता आपको, ये आर्टिकल 20 कहता है। और आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात विधि के अनुसार ही आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को लिया जा सकता है, ये इसमें उल्लेख है। फंडामेंटल राइट प्रभावित होते, ये हमने कहाँ से लिया? ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है कि आपातकाल में जो हमारे मौलिक अधिकार है वो क्या निलंबित हो जाएंगे। अब हम देखेंगे खोज एवं आविष्कार। फंक, इसके द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ओ, ए, बी और ए बी की खोज की थी। अलेक्जेंडर वीनर, इनके द्वारा RH फैक्टर की खोज की गई थी। साल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। ल्यूएनहाक, जीवित कोशिका का इन्होंने क्या किया था? खोज, और ये किसकी? बैक्टीरिया की कोशिका थी। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के आविष्कारक है और विश्व का यह पहला टीका था चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, और इन्हें प्रथम मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसे? एडवर्ड जेनर को। और नोबेल पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से। और किस दिनांक को दिए जाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में। लुई पास्चर, इनके द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई है और रेबीज में हाइड्रोफोबिया होता है, अर्थात पानी से डर लगता है। बेस्ट और बेंटिंग, इनके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्त्रावित होता है और इसकी कमी से मधुमेह, शुगर रोग होता है। थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को देखें तो यहाँ आप ट्रिक देखेंगे, ईट पर गौरव नाचे। ई अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा? ट से थॉमसन के द्वारा की गई। पर से प्रोटॉन और गौरव से गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी और बताया गया था कि नाभिक में धनावेश होता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। मार्कोनी रेडियो का आविष्कार किया। JL बेयर्ड, इनके द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया। गैलीलियो के द्वारा सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। मैडम क्यूरी रेडियम, रोंटजन एक्सरे, एड स्पटिन, इनके द्वारा सीमेंट का आविष्कार किया गया। डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत और मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ओपनहाइमर के द्वारा परमाणु बम की खोज की थी और हाइड्रोजन की खोज एडवर्ड टेलर के द्वारा की गई थी। एनरिक फर्मी, इनके द्वारा परमाणु भट्ठी अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की गई थी। कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की थी और इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। जेम्स वॉट के द्वारा भाप के इंजन और सोरेनसन ने pH पैमाने की खोज की थी। अगर हम देखें pH पैमाने को तो इसमें 0 से लगाकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। 0 से 7 के मध्य जिनका pH मान होता है उन्हें अम्ल कहते हैं और 7 से 14 के मध्य जिनका pH मान होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। नीले लिटमस को लाल लिटमस में कौन परिवर्तित कर देता है? अम्ल। और लाल लिटमस को नीले लिटमस में कौन परिवर्तित कर देता है? क्षार। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 रक्त का pH मान होता है। अब हम यूपी के डांस एवं फेस्टिवल देखेंगे। हमारी 15वीं अमूर्त धरोहर के रूप में गरबा को शामिल किया गया है जो कि गुजरात का है।
14वां किसे शामिल किया गया था? अमूर्त धरोहर भारत की दुर्गा पूजा को, जो पश्चिम बंगाल की कुंभ का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये 4 स्थानों पर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में आयोजित होता है। इसे प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो हर्षवर्धन जी से प्रारंभ करने वाले थे। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। देव दीपावली वाराणसी में मनाई जाती है और ये दीपावली के 15 दिवस के बाद आयोजित होती है। यूपी के महत्वपूर्ण कुछ नृत्य देख लीजिए। कजली, कालिंजर, ताज, शकाभरी ये सहारनपुर में होता है। बटेश्वर मेला आगरा में, पुष्करेलू बनारस में और मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से यहाँ जाना जाता है। यह ट्रिक है। काली नाम की जो लड़की थी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, तो उसके पापा ने कहा था गंगा में नहाकर काजल लगा कर जाना बेटा, वरना वो शक करेगा। तो काजल से आप कालिंजर, गंगा से आप याद रख सकते हैं गंगा पुष्करोलू, काजल से आप याद कर सकते हैं कजली, बेटा से याद कर सकते हैं आप बटेश्वर मेला, और शक से आप याद कर सकते हैं शकाम्भरी जो सहारनपुर में होता है। हड़प्पा सभ्यता ये एक आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। यहाँ से लिपि तो प्राप्त हुई है, लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा किस से बनता है? तो तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता है? कांसा। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगर हम विस्तार देखें हड़प्पा सभ्यता का, तो उत्तर में हमें मांडा जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है वहाँ से दक्षिण में हमें दैमाबाद तक इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि प्रवरा नदी के किनारे हैं दायमाबाद। सुकांगेडोर जो दाश्क नदी के किनारे हैं, और आलमगीरपुर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित था। झेलम जिसे हम वितिस्ता भी कहते हैं, झेलम के किनारे कौन सा नगर स्थित है? श्रीनगर। अब हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। लोथल ये कहाँ पे? गुजरात में स्थित है और यहाँ डॉकयार्ड या बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। चाहुंदड़ो से हमें मनका बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। जो धोलावीरा शहर है हड़प्पा सभ्यता का, ये 3 भागों में बटा हुआ मिलता है। बाकी अन्य शहर हमें 2 भागों में बटे हुए मिलते हैं, लेकिन ये पूर्व, पश्चिम और मध्य इन 3 भागों में ये बटा हुआ मिलता है धोलावीरा। 14वां विश्व धरोहर कौन सा है हमारा? यही धोलावीरा ही है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है तथा कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी गई भैंस पानी में, तो बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई और के ये वसा अर्थात लिपिड में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल, और इससे कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 इसका नाम है थायमिन, और इससे बेरी रोग होता है। विटामिन 9 फोलिक एसिड, और इसकी कमी से हीमिया होता है। बी इसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी इसे एस्कार्बिक कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। एस्कार्बिक किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी इसे कैल्सीफेरोल कहते हैं और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई इसे टेकोफेरोल कहते हैं और इसकी कमी से बांझपन होता है। विटामिन के ये फिलोक्विनोन कहलाता है। अगर हम देखें ऐसा विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो है विटामिन के। और प्लेटलेट्स से भी क्या रक्त का थक्का जमता है, और विटामिन के की मात्रा भी आवश्यक है रक्त का थक्का जमाने के लिए। अब हम क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व के आधार पर प्रथम एवं अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और इसके उपरांत है मध्य प्रदेश। सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है। साक्षरता सबसे अधिक केरल में है और सबसे कम बिहार में है। लिंगानुपात सर्वाधिक केरल का है और न्यूनतम हरियाणा का है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है? बिहार में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है।
अब हम देश और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है और मजलिस यहाँ की संसद कहलाती है। क्यू यूक्रेन की राजधानी है। माले मालदीव की राजधानी है और यहाँ की संसद को पीपुल्स मजलिस कहा जाता है। मुद्रा यहाँ की क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में मोहम्मद मोइजू है। और ऑपरेशन किक्टस हमने कहाँ पे चलाया था? मालदीव में। यहाँ की सेना तख्ता पलट करना चाहती थी उसे रोकने के लिए। घाना इसकी राजधानी क्या है? अंकारा। अगर हम बात करें मालदीव, मिनिकॉय और कवरत्ती द्वीपों के मध्य कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं या चैनल स्थित है? तो मिनिकॉय और मालदीव इन दोनों के मध्य 8 डिग्री अक्षांश रेखा स्थित है। किस किस के मध्य? 8 डिग्री अक्षांश रेखा स्थित है। मिनिकॉय में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पे मेहल जनजाति निवास करती है और यहाँ पे मेहल भाषा भी बोली जाती है। मिनिकॉय और कवरत्ती जो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, मिनिकॉय और कवरत्ती के मध्य 9 डिग्री अक्षांश रेखा है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है। और अंकारा किसकी राजधानी है? तो अंकारा तुर्की की राजधानी है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, घास के मैदान पंपास कहाँ पे कहा जाता है? घास के मैदानों को अर्जेंटीना में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, लानोस वेनेजुएला में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, पुस्ताच हंगरी में, स्टेपी यूक्रेन में कहा जाता है। स्टेपी काय के गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी? तो कुल 15 महिलाएं शामिल थी। अनुसूची कितनी थी मूल संविधान में? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार से संबंधित है, उसे जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित सूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के रूप में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय से संबंधित है जो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 29 विषय है इसमें और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में कितनी? 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं अनुसूची 8 में शामिल है। संविधान पर कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 6 कितनी शास्त्रीय भाषाएं हमारी? 6 हमारी शास्त्रीय भाषाएं। सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, जिसे 2004 में शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषाओं में। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। अगर हम देखें संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम अजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में शामिल थी। राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई और प्रति व्यक्ति आय इनने 20 रुपये वार्षिक बताया था उस समय और धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगर हम देखें वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना का काम करता है। जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद यह कार्य एससीओ करता था, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता था। लेकिन 2019 में एससीओ और एनएसएसओ को एक करके एनएसओ की स्थापना की गई और अब वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के यह अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। किसका स्थान लिया इसने? तो योजना आयोग का स्थान लिया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी है और इसके सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जी है। नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और किस समिति की अनुशंसा पर? शिव रमन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी। सिडबी,
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये 1990 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे, लखनऊ में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर की गई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय बम्बई में है। इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और इसके लोगों में हमें पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई देता है। 29 अगस्त 1947 को सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हमारे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे और इसमें कुल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य शामिल थे। अब हम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों के बारे में देख लेते हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद के लिए 100 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 80 सीटें और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 31 सीटें हैं। भारत में सर्वाधिक सीटें हमें उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो राजसी टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 18वीं अर्थात वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, सतीश महाना इसके अध्यक्ष है। प्रथम सभापति कौन थे, श्री चंद्रभाल जी प्रथम सभापति थे और वर्तमान सभापति कौन है, श्री कुंवर मानवेंद्र जी अभी वर्तमान में सभापति है। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है, जो कहाँ से, गुजरात से संबंधित है और ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। जो हमारे सरोजिनी नायडू है, यह देश की पहली राज्यपाल रही है। विशंबर दयाल जी ये यूपी के प्रथम लोकायुक्त है और वर्तमान यूपी के मुख्य सचिव कौन है, दुर्गा शंकर मिश्र वर्तमान में यूपी के मुख्य सचिव है। प्रथम महिला सीएम कौन थी, मुख्यमंत्री, तो ये सुचिता कृपलानी जी थी। अब हम कुछ रॉकेटों को देख लेते। GSLV F-12 के द्वारा किसे प्रक्षेपित किया गया, तो NVS फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया। ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह था। LVM थर्ड M4 के द्वारा हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को और यह 23 अगस्त को कहाँ पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर लैंड हुआ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा भी 23 अगस्त को की गई है। शिव शक्ति पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है और ये साउथ पोल पर स्थित है। लैंडर का नाम इसके विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। PSLV C-57 इससे आदित्य L1 प्रक्षेपित किया गया था, जो लंगराज 1 पॉइंट पर पहुंचकर सूर्य के अध्ययन का कार्य करेगा और यह 16 जनवरी के दिन इस पॉइंट पर पहुंच चुका है। एक्सपोसेट इसे हमने PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया था। अब इतिहास के प्रश्नों को देख लेते। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। उस समय वायसराय लिनलिथ गो थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। इस समय चेम्सफोर्ड वायसराय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और इस समय इरविन थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, कहाँ पे, बिहार में। महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले त्याग दी थी। और असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त किया गया या रोक दिया गया, तो चोरा चोरी की घटना गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी की प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण बिहार का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और ये किस पद्धति, 3 कठिया पद्धति अर्थात नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन था। और इनको आमंत्रण किसने दिया था बिहार आने का, चंपारण, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा इन्हें आमंत्रण दिया गया था। और
दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे। इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के बाद त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन गठित हुई थी और इसकी जांच के लिए कौन सा हंटर आयोग का गठन किया गया था। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसके? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा है महात्मा गांधी को। और नेताजी की उपाधि किसने दी थी सुभाष चंद्र बोस को? तो हिटलर, जो जर्मनी का हिटलर था उसके द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। सेल वॉल कोशिका भित्ति, ये पादप में, कोशिका भित्ति यह पादप में पाई जाती है लेकिन जंतुओं में यह नहीं पाई जाती है, सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली है जो ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। अगर हम बात करें सेल्यूलोज, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और कवकों में काइटिन की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। प्रोटीन का बहुलक क्या है? तो एमिनो अम्ल प्रोटीन का बहुलक है। डीएनए का बहुलक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बहुलक है। कवाल और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन। और लाइकेन वायु प्रदूषण मापक के रूप में उपयोग किया जाता है। और जहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वहाँ से क्या? लाइकेन समाप्त हो जाएंगे। कवक और शैवाल का सहजीवी कौन होता है? लाइकेन। अब हम देखते हैं भारत में मृदाएं। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर के द्वारा भारत में कितनी 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मृदा का विस्तार है जो कि 43% क्षेत्र पर स्थित है। काली मिट्टी ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और दक्षिण भारत में इसे रेगुर मृदा कहा जाता है। इसे स्वतः कृष्य मृदा भी कहा जाता है, किसे? काली मृदा को। और इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। और बेसाल्ट की चट्टानों के क्षरण अर्थात टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जो पुरानी जलोढ़ है उसे क्या कहा जाता है? बांगर। और जो नवीन जलोढ़ है उसे क्या कहा जाता है? खादर। और जो खादर है यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम कुछ चोटियाँ देख लेते हैं। किस महाद्वीप की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डेनाली जिसे माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता था यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो अलास्का प्रांत में स्थित है। माउंट केटू या माउंट गोडविन ऑस्टिन यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और यहीं पे कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा भी स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट यह एशिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसे तिब्बत में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एल्ब्रूज यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांकागुआ यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मेसिप है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मेसिप है। अब हम कुछ संगठनों को देख लेते हैं। G20 में 21वां सदस्य कौन शामिल हुआ है? अफ्रीकन यूनियन। अभी हाल ही में जो भारत में G20 का आयोजन हुआ था उसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था 2023 में। अब G20 में देश कितने? 21 सदस्य हो चुके हैं। G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है दिल्ली में भारत मंडपम में और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। और इसकी थीम क्या थी? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। ये इसमें 19 देश और
यूनियन शामिल है, एक यूरोपियन यूनियन शामिल है और एक अफ्रीकन यूनियन शामिल है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय अदिस अबाबा इथोपिया में है। नवीनतम देश हम कुछ देख लेते हैं जो किस संगठन में शामिल हुए। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बात करें तो इसका 9वां सदस्य ईरान बना है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ब्रिक्स की बात करें तो इसके 5 सदस्य हाल ही में नए बने हैं, कौन कौन से, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया और ईरान। और छठा देश भी इसका सदस्य बनने वाला था लेकिन इसने मना कर दिया है वर्तमान में, किसके द्वारा, अर्जेंटीना के द्वारा। आसियान का 11वां सदस्य कौन है नवीनतम, तिमोर लिस्ते। नाटो का 31वां नवीनतम सदस्य कौन है, फिनलैंड, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, किसे, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान नल्ला को नहरों का देश कहा जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है और मेरी मेहनत पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको लगातार ऐसी ही क्लासें मिलती रहेगी रिवीजन के रूप में, एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ। और मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसे ही हमारे 600 सब्सक्राइबर होते आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1919 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। इसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कब हुआ था, तो 1935 के अधिनियम से प्रांतों द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ, 1935 से केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। 1919 में द्वैध शासन प्रांतों में प्रारंभ हुआ। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया। 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से आई, तो ये 1909 के एक्ट से आई थी और इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसके बाद 1909 में यह एक्ट पारित हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का, और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब खत्म हो गया भारत से, तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत पर नियंत्रण क्राउन के अधीन चला गया था। और इस समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे। महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पर, इलाहाबाद में पढ़ा गया था कैनिंग के द्वारा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका एकाधिकार समाप्त हो गया था। अगर हम देखें भारत से सीमा बनाने वाले देश, तो इसकी ट्रिक है, बचपन में बी है। बी अगर हम देखिए सबसे ज़्यादा सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी सीमा, 4906 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है। 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, चीन के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं और 1 यूटी। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूटी सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ 4 राज्य, भूटान के साथ 4 राज्य हमारे सीमा बनाते हैं। और अफगानिस्तान के साथ 1 यूटी हमारी लद्दाख सीमा बनाती है। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, ये राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ और 1 यूटी लद्दाख। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल सीमा बनाते। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा बनाते। डोकलाम, ये 3 देशों के मध्य क्या ट्राई जंक्शन पर स्थित है, भारत, भूटान और चीन। यहाँ पर क्या स्थित है, डोकलाम स्थित है ट्राई जंक्शन पर। लीपू लेक और काला पानी विवाद भारत का किसके साथ है, नेपाल के साथ। तीस्ता नदी जल विवाद भारत का बांग्लादेश के साथ है। सिंधु जल समझौता किस किस के मध्य हुआ था, तो ये भारत
और पाकिस्तान के मध्य हुआ है सिंधु जल समझौता। कब? 1960 में। किसकी मध्यस्थता में? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था। उत्तर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों के 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। और जो दक्षिण की 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों के जल का उपयोग कौन करेगा? भारत। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते? 8 राज्य सीमा बनाते हैं और एक यूटी जो कि अधिकतम है। फरक्का बांध विवाद भारत का किसके साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है। और 3 बीघा कॉरिडोर भी भारत का बांग्लादेश के साथ पहले विवाद था। अब हम देखिए यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, मैनहट्टन द्वीप पर। और साउथ सूडान इसका नवीनतम देश है जो 193 नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसे, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ? वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। और इसकी मुद्रा कौन सी है? IMF की तो SDR, स्पेशल डोइंग राइट, इसकी क्या है? मुद्रा है। और इसका नवीनतम सदस्य कौन सा है? अंडोरा है। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसका मुख्यालय कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी ओपेक की। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है? हाल ही में फिनलैंड बना है 31वें नंबर का। दक्षेस अर्थात शार्क, इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, नेपाल में। बी मिस्टेक, इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। और इसकी 7 देश सदस्य है। IUCN की बात करें, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है। IUCN कौन सी? रेड डाटा बुक जारी करती है। और ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ? द हेग, नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना? 9 वर्ष का होता है। इसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने? 9 वर्ष का होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय ल्यूसान, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, इसलिए हम 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और इसका लोगो क्या है? रेड पांडा इसका लोगो है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1930 को हुई थी, इसलिए 2023 से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाना प्रारंभ किया है 7 सितंबर को। 2023 में इसकी स्थापना के 100 साल पूरे हो चुके थे। अगर हम देखें यूनेस्को के भारत में कुछ विश्व धरोहर स्थल, भारत में 34 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। कुल 42 विश्व धरोहर स्थल भारत में है। 42वां कौन सा है यूनेस्को में शामिल होने वाला विश्व धरोहर स्थल? तो ये होयलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है। 41वें नंबर का शांति निकेतन है जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगर हम देखें यूपी के कुछ यूनेस्को में शामिल धरोहर, तो आगरा का किला और ताजमहल, इन दोनों को कब? 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया था। ताजमहल के वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी क्या ताजमहल के वास्तुकार थे। अब हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, किसकी याद में? सुभाष चंद्र बोस की। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 मार्च जल दिवस, विश्व जल दिवस, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस,
22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कब से मनाना प्रारंभ हुआ इसे? 2015 से, और 2023 में इसका 9वां संस्करण हुआ था और 2024 में इसका 10वां संस्करण होगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। कब से मनाना प्रारंभ किया? तो 1989 से इसे पहली बार मनाना प्रारंभ किया था। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अभी हाल ही में घोषित किया गया है, जिस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2023 में इसका आयोजन कहाँ? प्रयागराज में हुआ है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है 21 दिसंबर को, और इसे पहली बार मनाया गया है इस बार। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को और व्हील बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ फसलें। मावठ, जो मावठा होता है वो रबी की फसलों के लिए लाभदायक होता है, इसलिए इसे सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। रबी की फसलें हम देखें तो इसका ट्रिक है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। न से बन जाएगा चना, ई से राई, हू से गेहूँ और टर से मटर, जोश से बन जाएगा जो, स से बन जाएगा सरसों और आ से बन जाएगा आलू। चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये कैसी फसलें? रबी की फसलें, शीतकाल की फसलें। अगर हम देखें चावल, बाजरा, मक्का और कपास, ये किसकी? खरीफ की फसलें अर्थात मानसूनी फसलें। तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये जायद की फसलें हैं। अब पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जैविक अर्थात जो सजीव है उसे क्या कहा जाता है? जैविक, और जो निर्जीव है उन्हें क्या कहा जाता है? अजैविक। जल, वायु, मृदा, सूर्य, ये सब कौन से घटक है? ये अजैविक घटक है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। अगर हम देखिए हमारी पृथ्वी से ऊंचाई पर सबसे पहले हमें क्या मिलता है? क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल से ऊपर हमें समताप मंडल मिलता है। जितनी भी मौसमी घटनाएं, बिजली कड़कना, बारिश होना, तूफान आना, हवाएं चलनी, ये सब क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है और यहाँ पे जो वायुयान है वो यहीं पर उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। ओजोन की सांद्रता मापने के लिए डाप्सन का उपयोग किया जाता है। ओजोन क्षरण को सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? तो फोरमैन के द्वारा खोजा गया था। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? टेंसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र, और इकोलॉजी हर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया है पारिस्थितिक। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। और ऊर्जा के 10% का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लिंडेमान के द्वारा दिया गया था ऊर्जा के 10% का सिद्धांत। चिपको आंदोलन, इसके प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था। कोप 28, इसका आयोजन यूएई में हुआ है। कोप 27 का आयोजन शर्म अल शेख में हुआ था। और कोप फर्स्ट, पहली कोप का आयोजन बर्लिन में 1995 में हुआ था। मेधा पाटेकर किससे संबंधित थी? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था और यहीं पर एजेंडा 31 की रिपोर्ट भी आई थी। जैविक तप्त स्थल अर्थात जो हॉट स्पॉट अर्थात जो अवैध खनन या अवैध शिकार से प्रभावित है, तो पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये भारत के 2 स्थान ऐसे हैं जो कि इसे तप्त स्थल या हॉट स्पॉट में शामिल है। और पश्चिमी घाट के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो माधव गाडगिल समिति का इसके लिए गठन किया गया था। टाइगर रिजर्व कब लागू हुआ भारत में? 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से। वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कैलाश सांखला को कहा जाता है। और पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम
सलीम अली को कहा जाता है। ग्रीन मफलर योजना किससे संबंधित है? यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए ये रास्ता है, तो इसके दोनों ओर कतार में क्या पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि इनके आसपास वाले जो शहरी क्षेत्र या निवास क्षेत्र है यहाँ पे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है और इसका आयोजन 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। अब कुछ क्रांतियां देख लेते हैं महत्वपूर्ण। दुग्ध क्रांति, इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था और इसके प्रणेता कौन है? वर्गीस कुरियन। तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति, झींगा मछली हेतु गुलाबी क्रांति, अंडा उत्पादन के लिए रजत अर्थात सिल्वर क्रांति, जूट के लिए गोल्डन क्रांति या गोल्डन फाइबर, पेट्रोलियम के लिए काली या कृष्ण क्रांति, उर्वरक की भूरी क्रांति, बागवानी के लिए हॉर्टिकल्चर, आलू के लिए गोल क्रांति और मसालों के लिए बादामी क्रांति प्रारंभ की गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ रहेंगे और उनके लेखक कौन है। विशाख दत्त का कौन सा ग्रंथ है? मुद्रा राक्षस, शूद्राक, मृच्छकट्टिकम, बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित्र, कल्हण की रास तरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, यह संस्कृत का व्याकरण का पहला ग्रंथ है। आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका, हेनसोंग की CU की, अलबरूनी की किताबुल हिंद, इब्न बबूता की रहेला और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है जो हर्षवर्धन के समय की है। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन, महात्मा गांधी हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथाएं। अब्दुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ, दादा भाई नौरोजी की प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश और ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी और सत्य शोधक समाज इनके द्वारा बनाया गया था। अब हम कुछ अवार्ड देख लेते हैं। भानु अथैया ये ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इन्हें 1983 में गांधी कॉस्ट्यूम फिल्म के लिए क्या ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अरुंधति रॉय इन्हें 1997 में मैन बुकर अवार्ड प्राप्त हुआ और यह प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। किसके लिए मिला था इन्हें? तो द गोल्डन ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल ये ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करता पहले भारतीय जो किस वादक यंत्र से संबंधित है? सितार से। विनोबा भावे ये प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करता भारतीय, इन्हें 1958 में प्राप्त हुआ था या दिया गया था। भूदान आंदोलन से भी विनोबा भावे संबंधित थे और प्रथम सत्याग्रह भी कौन थे? विनोबा भावे थे। डॉक्टर रवि कन्नर ये नवीनतम रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करता है और ये किससे? ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर CV रमन और C राजगोपालाचारी इन तीनों को प्रथम बार 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत फर्स्ट ऐसे व्यक्ति है जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तबला वादक है और पद्म विभूषण दिया गया है इन्हें कब? 2023 में। सीमांत गांधी इन्हें खान गफ्फार खान भी कहा जाता है और इनका कौन सा लाल कुर्ती आंदोलन था जिसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे विदेशी है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और नेल्सन मंडेला दूसरे ऐसे विदेशी है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और केवल इन दो व्यक्ति को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है जो विदेश से संबंधित है अर्थात भारत के मूल निवासी नहीं है। नेल्सन मंडेला की पुस्तक कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी पुस्तक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक से संबंधित है और इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका इन तीनों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
बालकृष्ण दोषी जो कि एक कौन से वास्तुकार हैं, इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2023 में और ये प्रित्जर अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकार के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जी शंकर कुरूप यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है और इन्हें किस भाषा के लिए मिला था, यह मलयालम भाषा के लिए। दामोदर मोज्जा, इन्हें हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। आशा पूर्णा देवी, ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, आशा पूर्णा देवी। मोहम्मद शमी को हाल ही में कौन से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसकी राशि है 15 लाख और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। चिराग एवं सात्विक की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 दिया गया है, इसकी राशि 15 लाख रुपए है और इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी और इसे पहले राजीव गांधी अवार्ड के नाम से जाना जाता था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अर्थात राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विश्वनाथ आनंद थे। शीतल देवी, ये पैरा तीरंदाज और जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इन्हें भी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा, ये परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, कौन, मेजर सोमनाथ जी शर्मा। पुष्पा भारती, इन्हें हाल में 33वां व्यास सम्मान दिया गया है, किसके लिए, यादें के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। रामविलास पासवान, इन्हें पहला व्यास सम्मान दिया गया था, किसे, रामविलास पासवान जी को। शिव शंकरी, इन्हें अभी वर्तमान में सरस्वती सम्मान दिया गया है, किसके लिए, सूर्यवंशम के लिए इन्हें अभी सरस्वती सम्मान दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान मिला था। वहीदा रहमान को वर्तमान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है और फर्स्ट कौन है, देविका रानी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव जी को मिला है हाल ही में, मुझे पहचानों के लिए। और मुलायम सिंह यादव, इन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये कहाँ के, यूपी के थे। अब हम कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादक देख लेते। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष किससे, बांसुरी वादन से संबंधित थे। अमजद अली खां सरोद वादक से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और इन्हें भारत रत्न कब, 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भजन सोपारी संतूर वादक हैं। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक है। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन, ये दोनों किससे, तबला वादन से संबंधित है। हम बात करें अनुच्छेद 32, इसे संविधान की आत्मा किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। यह संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, अर्थात अगर किसी भी भारतीय नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा के लिए, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। मानव तस्करी को और बेगार को किस आर्टिकल के तहत अवैध घोषित किया गया है, आर्टिकल 23 के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 से लगाकर 28 में दी गई है। अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में दोनों में एक समान कौन कौन से पाए जाते हैं, एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये आरएनए में भी पाए जाते हैं, लेकिन थाइमिन जो कि डीएनए में पाया जाता है, थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल। एडिनिन किसके साथ जोड़ता है, तो ये थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ता है और इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। बिहू कहाँ का नृत्य, असम का, कजली यूपी, पोंगल तमिलनाडु का, ओणम केरल का नृत्य है। सर्वदाता कौन होता है रक्त में, तो O माइनस, जो O नेगेटिव है ये सर्वाधिक दाता होता है रक्त में। और सर्वग्राही कौन होता है, तो AB प्लस सर्वग्राही होता है, जो अर्थात जो रक्तदाता O माइनस जिसका रक्त होता है वो सभी को दे सकता है और जिसका रक्त AB प्लस होता है वो
कोई सा भी रक्त ले सकता है। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ये किडनी में, यह किडनी में पाए जाते हैं और किसके रक्त के छानने का कार्य यह करते हैं। और जो किडनी है इसके ऊपर ही कौन सी एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है। इससे कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो करो या मरो या फाइट एंड फ्लाइट या इसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। हृदय के अध्ययन के लिए कार्डियोलॉजी की जाती है, ईसीजी। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। फेफड़ों में क्या पाए जाते हैं? एल्वियोलाई पाए जाते हैं। इन्हें वायु कुपिकाएं भी कहते हैं। ये फेफड़ों के अंतिम छोर पर वायु कुपिकाएं पाई जाती है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है और जो ऑक्सीजन फेफड़ों में ग्रहण की जाती है उसका ऑब्जर्वेशन करके अन्य भागों में पहुंचा जाता, शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ऐसे नोड जिसे हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है, ये हार्ट बीट के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मस्तिष्क के सेला डर्सिका और यह मस्तिष्क के सेला टर्सिका गर्त में स्थित होती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। अगर हम बात करें श्वसन की, तो श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधे और जंतु दोनों क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों द्वारा O2 अर्थात ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। किस क्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। जब पौधे अपना सूर्य की उपस्थिति में जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल यह हरी पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम भी पाया जाता है हरी पत्तियों में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम संगीतकार कौन है? तो 1998 में सुब्बा लक्ष्मी, MS सुब्बा लक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल को 1999 और लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया। कनाडा की राजधानी है ओटावा, ओस्लो की राजधानी है नार्वे, अकारा तुर्की की राजधानी है और दोहा कतर की राजधानी है। ओस्लो की राजधानी नार्वे में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। विसिवेस ज्वालामुखी और एटना ये दोनों इटली में स्थित है। कोटोपेक्सी इक्वेडोर में स्थित है। मिस यूनिवर्स खिताब, कौन कौन से भारतीय महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो पहली कौन है? सुष्मिता सेन, दूसरी है लारा दत्ता और तीसरी है हरना सिंधु। इन तीन के द्वारा ही अभी तक मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया है और इसमें पहली है सुष्मिता जी सेन। मिस वर्ल्ड का खिताब किस किस ने जीता है भारतीय ने? तो रीता फारिया के द्वारा मिस वर्ल्ड का खिताब जीता गया है। 2023 में 71 विश्व यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया है? सेनिस पलासिनोज को दिया गया है जो कि निकारागुआ की निवासी है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ कर्क, मकर और ईश्वत रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो कांगो नदी है यह विश्वत रेखा को 2 बार काटती है और जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और यह अरुणाचल प्रदेश से यांग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है जो सदिया से धुबरी तक है। ठीक है। सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो इसमें कितने 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? USA, रूस, फ्रांस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो पावर है। 10 अस्थायी सदस्य इसमें शामिल होते हैं 2 वर्षों के लिए। इनका कार्यकाल क्या होता है? 2 वर्ष इनका कार्यकाल होता है।
अगर हम बात करें भारत चाबार पोर्ट किस देश में विकसित कर रहा है, तो ईरान में। और दुक्कम पोर्ट कहाँ पे, ओमान में भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। ओमान की राजधानी है मस्कट। ईरान की राजधानी है तेहरान। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ये आवाज़ सुन रहे हैं प्यारे दोस्तों आप, ये प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में श्री राम भगवान की हो रही है, देखा था। आप भी इसे महसूस कीजिए। आज हमारे श्री राम प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु हमारे आज विराजमान हुए हैं अपने घर अयोध्या में। तो आगे हम देखते हैं कुछ स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, कानपुर में। लखनऊ में इकाना स्टेडियम स्थित है, जिसका वर्तमान नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया है। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम स्थित है, जिसका वर्तमान नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, और यहीं पे सचिन जी की मूर्ति की स्थापित हुई है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। और 2010 का जैव विविधता अधिनियम है। अब देशों के बीच बॉर्डर की बात कर लेते हैं, या देशों के मध्य सीमा रेखा की बात कर ले। 49 डिग्री अक्षांश रेखा यूएसए एवं कनाडा के मध्य सीमा रेखा बनाती है, और यह विश्व की सबसे लंबी वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। 38वीं अक्षांश रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38 डिग्री अक्षांश रेखा सीमा रेखा बनाती है। पियोंगचैंग इसकी राजधानी है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। शून्य रेखा यह त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य स्थित है। अब कुछ नदियां देख लेते हैं एवं उनका उद्गम स्थान। गोदावरी त्रंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना स्थित है, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है, जिसमें बाण सागर परियोजना स्थित है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ताप्ती नदी बैतूल के पठार से निकलती है, और उकाई और कांकरापारा परियोजना इसी नदी पर कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। कौन सी, उकाई और कांकरापारा परियोजना, ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है गुजरात में। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो H2 सल्फ्यूरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल है, इन दोनों के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण H2SO4 और HNO3 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। अब हम आर्टिकल से संबंधित कुछ देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 आर्टिकल में। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में 300A आर्टिकल में जोड़कर इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। संविधान में भारत का नाम क्या उल्लेख है, तो इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये संविधान के आर्टिकल 1 में उल्लेख है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम तक क्लास देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, और आप ऐसे ही क्लास रिवीजन के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।